अहम तहकीक। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे की बुनियाद अमन व तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों के बाहिनी एतमाद पर कायम होती है, मगर जब ये बुनियादी सुतून कमज़ोर पड़ने लगे तो खौफ, बेयकीनी और इंतशार साया बनकर हर तरफ छा जाते हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ की बढ़ती हुई फ़िज़ा न सिर्फ अमन व अमान को मुतासर करती है, बल्कि लोगों के दिलों में मुस्तकिल खौफ और बदएतमादी पैदा कर देती है। रोज़ाना पेश आने वाले जराइम, लूट मार और तशद्दुद के वाक़यात ने अवाम के दिलों में ये एहसास पैदा कर दिया है कि वो खुद भी खतरे में है। ऐसे माहौल में माशरती सरगर्मियाँ, कारोबार, तालीम और समाजी रवाबित भी ख़राब हो जाते हैं और लोग अपने हुकूक की हिफाजत के लिए खुद ही खड़े हो जाते हैं। और फिर वो होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है और माशरा एक खौफनाक, गुस्ताख्ता निज़ाम इंसाफ की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको रोकना, संभालना और दुरुस्त सिमत में वापस लाना फिर रियासत और इदारों के लिए चैलेंज बन जाता है। आज तहकीक में हम एक ऐसे ही दिल दहला देने वाले वाक़े का पर्दा हटा रहे हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने न सिर्फ बेशुमार सवालात खड़े कर दिए, बल्कि कानून, अदल और माशरती तहफ़्फ़ुज़ पर गहरी बदअतमादी भी बेनकाब कर दी। लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर एक मासूम शहरी को डाकुओं ने गोली मार दी और जब यही डकैत अवाम के हाथ आए तो फिर वो मंजर सामने आया जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। मुश्तइल हुजूम ने न सिर्फ डाकू को तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उसे जिंदा जलाने की कोशिश की और यूं एक जुर्म के जवाब में अवाम ने खुद ही एक सज़ा नाफिज कर दी। एक ऐसा फैसला जो लम्हों में हुजूम की अदालत बन गया। दूसरी जानिब हलाक होने वाले डाकू के घर वालों की आवाज़ ने एक और बहस छेड़ दी है कि क्या किसी को सजाए मौत देने का इख्तियार अवाम को हासिल है। ये वाक़या माशरती बेचैनी और कानून पर बढ़ता अदम एतमाद दोनों की संगीन अलामत बनकर सामने आया है और ये एक ऐसी वार्निंग बन गया है जिसे नज़रअंदाज करना माशरे के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। आइए तहकीक का पर्दा हटाते हैं और जानते हैं इस वाक़े की असल सच्चाई। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये जगह मैं क्या बताऊँ आपको कि यहाँ पर क्या वहशतनाक, इबरतनाक, वहशियाना अमल दोहराया गया था। बेसिकली ये शाह फैसल मोहल्ला है, बलोच गोट है और सेक्टर 7M इस जगह को कहते हैं। और मेरे अक़ब में ये जो आपको पोल नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये जो पोल है इस पर अभी भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, मैं आपको ये रस्सी भी दिखाती हूँ। ये मेरा कैमरा बखूबी आपको दिखाएगा, ये रस्सी बंधी हुई है और ये रस्सी क्यों बांधी गई थी, यहाँ पर क्या ऐसा अमल हुआ था। और ये आप देख सकते हैं, ये पीछे जो है ना, ये पूरी राख है। ये देखें, ये मेरे पैरों में ना इस वक्त पूरी राख आपको नज़र आ रही है और ये राख किसी कचरे की राख नहीं है, ये एक इंसान को जलाने की राख है। जी हाँ नाजरीन, इस पोल पर जो कि इलेक्ट्रिक का पोल है, यहाँ की जो आवाम है उसको ये भी नहीं पता था कि खुदा न खासा आग ज़्यादा भड़क जाती और वहाँ चली जाती तो यहाँ क्या तबाही हो सकती थी। और उन्होंने यहाँ पर एक जो डकैत था उसको बांध कर जलाया। लेकिन क्यों जलाया? जलाया इसलिए जलाया कि आवाम के जो सब्र का पैमाना है ना, वो लबरेज़ हो चुका है। आए दिन यहाँ के जो मेरे लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि छीना झपटी के वाक़यात इतने ज़्यादा हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं कि अब हमें लगता है कि हमारा कोई मुहाफ़िज़ ही नहीं है। अब इस हादसे के बाद आपको मेरा कैमरा पेन करके दिखाएगा कि इस गली के आखिर में 2 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। क्यों तैनात किए गए हैं, क्या मामला है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि इस हादसे के बाद जो चोर है, जो डकैत है, डकैती करके चला जाता है, सुकून से अपने घर में सो जाता है, लोगों की कीमती मता लूट लेता है। और हम लोग यही मैसेज देते हैं कराची की आवाम कि भाई आपका कुछ भी हो ना, आपका मोबाइल मांग रहे हो, पैसे मांग रहे हो, आपसे जो भी चीज़ मांग रहे हो दे दो, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे जहन में कॉन्सेप्ट बिठा दिया गया है कि अगर आपने उसको जो चीज़ वो मांग रहा है नहीं दी तो वो आपकी जान ले लेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, सेल्फ़ डिफेंस के लिए हम वेपन भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास ये नहीं है वो क्या करें? वो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने यहाँ पर उस डाकू को पहले पकड़ के बांधा और जला दिया। 2 डकैत थे और 2 में से एक फ़रार हो गया और एक जो है वो पकड़ा गया। इतना लोगों को इश्तिहाल क्यों आया? क्योंकि ये कहते हैं ना कि सब्र जो है वो एक हद तक होता है, उसके बाद जो है ना वो सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाता है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही ये जो हुआ सही हुआ, ये बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
हमें यहाँ पर ख़ुद से अदालतें नहीं लगानी, हमें इस तरह से इंसाफ नहीं चाहिए। कोई गलत अमल होता है तो उसके लिए कोर्ट मौजूद है, पुलिस के पास आप जाके एफआईआर कटवा सकते हैं, लेकिन लोग शायद अदम एतमाद का शिकार हैं। वो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों पे शायद एतमाद नहीं करते, इसलिए उन्होंने खुद ही खड़े खड़े अदालत भी लगाई और फ़ैसला भी सुना दिया। क्योंकि लोगों को ये लगता है जब अक्सर ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं जो किसी की माँ का लख्ते जिगर छीन लेते हैं, किसी औरत का सुहाग छीन लेते हैं, किसी बहन का भाई छीन लेते हैं, किसी औरत का जो है वो बेटा छीन लेते हैं, तो यही जो क्या कहते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स होते हैं जो कि इस तरह की वारदातों में मुलव्वस होते हैं, ये कुछ अरसे बाद ज़मानत पे रिहा हो जाते हैं और दोबारा उन्हीं एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं। इसलिए लोग जो है वो अपनी ख़ुद वो ये सोच रहे हैं कि लेकिन ये कल्चर गलत है। अगर ये कल्चर आम हो गया ना तो यहाँ पर कोई भी किसी को भी किसी भी इल्ज़ाम पर इसी तरीके से जो है ना वो ख़ुद ही अदालतें लगाना शुरू कर देगा। अब नाज़रीन मैं आपको मिलवाऊँगी उस फैमिली से, क्योंकि उसी फैमिली के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ जहाँ ये डकैती मज़ाहमत का वाक़या हुआ, जिसमें अब्दुल हन्नान 35 साला शख्स अब्दुल हन्नान जिसको गोली मारी गई और उसके बाद वो लोग तो अपने बंदे में लग गए, जो बंदा जो है उनका ज़ख्मी था वो उसमें लग गए और यहाँ पर अहले मोहल्ला ने मुश्तइल होकर उसको जो है वो पोल से बांध कर जला दिया और एक फ़रार हो गया। अब्दुल हन्नान के घर वालों का इस पूरे वाक़े पे क्या कहना है? वो इस वक्त इस डर, खौफ और अज़ियत से गुज़र रहे हैं। एक तरफ तो एक उनका अपना घर का फ़र्द जान से गया, दूसरी तरफ अब उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है धमकी की, थ्रेट्स की, जिसकी वजह से ये पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन मेरे साथ कुछ अहले मोहल्ला भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर। क्या करते हो अकबर आप? हम बाज़ारों का काम करते हैं। सही है। कब जाते हो कब आते हो? सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे 10 बजे। सही है। जिस दिन ये वाक़या हुआ था आप थे यहाँ पर? उस टाइम उसको गोली मारा, उस लोग के वालिदैन और भाई लोग मौजूद हुए, उनके ऊपर लगे और मोहल्ले वाला उठा तो उस डकैत को पकड़ा फिर खंबे के ऊपर बांधा, उसको मारा, फिर जला दिया उसको। सही है। क्या पेट्रोल डाला था? क्या डाला था? पेट्रोल डाला था। पेट्रोल कौन लाया? एक लड़का था, जानने वाला नहीं था। अच्छा, तो आप देख रहे थे या आप भाग गए थे? आपने कहा कि मुझे भी कोई गोली ना लग जाए या मेरे साथ। हाँ, जिस टाइम उसको गोली लगा उस टाइम उस डकैत के शायद गन में गोली फंस गया होगा, इसके वजह से हम लोग साइड में हो गए। डकैत को पकड़ा, फिर हम साथ आए, उसको जलाने के टाइम हम निकल गए। हमने बोला बुरा वाक़या तो हो रहा। सही है। तो वो एक डकैत थोड़ी था, दो थे, दूसरा कहाँ गया? दूसरा तो फरार हो गया। आपने अच्छा इन्होंने अपनी शक्ल छुपाई हुई थी या शक्ल खुली हुई थी? वो दूसरे दोनों का शक्ल, एक तो कोट पहना था डकैत ने, उसका फिर वो कर लिया, तो दूसरा तो फरार हो गया, उसको नहीं जानते। सही है। अच्छा, जब इसको जला रहे थे ये क्या कर रहा था? माफिया मांग रहा था कि मैं नहीं करूँगा ये नहीं, या मुझे नहीं माफी उससे बोला मुझे जलाओ नहीं, हमार को गोली से मारो मगर जलाओ भी नहीं और ना पत्थरों से मारो। सही है। अच्छा, उसने जब हन्नान पे फायरिंग की तो उसका मोबाइल छीन लिया था उससे या मोबाइल हन्नान के पास ही था? उससे छीन लिया था, बस वो जैसे जाने वाला था उससे भी हमला मार रहा था, उसको गोली मार ली। मुझे बताइए कि आवाम को इतना गुस्सा क्यों आया? क्या रेगुलर बेसिस पे इस तरह के वाकयात होते रहते हैं? होते हैं, यहाँ रेगुलर होते हैं। सही। आपको क्या लगता है ये कौन लोग हैं जो डकैती करते हैं? मकामी है, गैर मकामी? ये गैर मकामी लग रहे हैं। सही है। क्या लग रहा था? वो कहीं बाहर से आया हुआ है, यहीं का रहने वाला है? कौन है ये? बाहर का है मगर यहीं का लग रहा था। सही है। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरास वगैरह लोगों ने लगाए में? नहीं, ये कंपनी है, उस टाइम लगा था, अभी नहीं, अभी ख़राब हो चुके हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस पूरे वाक़े पे क्या कहेंगे? आप लोगों को लगता है आप लोग महफूज हैं? नहीं, हमारा भी कुछ पता नहीं है। सही है। अच्छा, उसके बाद पुलिस ने एक्शन भी लिया। अभी भी हमें यहाँ 2 एहलकार नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है जिस पे पुलिस का कहना है कि उन्होंने ये डाकू को जलाया। वो तो बोले बहुत सज़ा ऐसा नहीं देते, चाहे वो तो उसको गोली मार देता, इसके वजह से तो वो बंदे गुस्से उस लोगों के। सही है। नाज़रीन, कार्रवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है जिन लोगों ने जलाया, लेकिन साथ साथ वो जो डकैत उसके साथ मौजूद था वो फरार है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। उसने भी एक जान ली है, एक ऐसे शहरी की जान ली है जो शायद टैक्स पेयर भी है और जो यहाँ पर रोज़ी रोटी कमा रहा है, और उसका एक छोटा सा मासूम सा बेटा भी है। मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, ये बेटा है। पापा कहाँ है? काम पे चला गया। काम पे चले गए? क्या काम करते हैं पापा? नाम क्या आपका? ए खान। ए खान,
क्या बनोगे बड़े होके? पुलिस बनोगे? ये नाज़रीन छोटा सा मासूम सा बच्चा है जिसके सर से उसके बाप का साया उठ चुका है। इसको पता भी नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ है। आप देखें इस मासूम बच्चे की शक्ल देखें पहले ना, इस प्यारे से बच्चे की शक्ल देखें जो कह रहा है कि मैं बड़े होकर पुलिस बनूंगा। इसका मतलब ये है कि अभी भी आवाम में कुछ न कुछ एतमाद जो है इदारों पे बाकी है। जो शख्स अपने बच्चे के हवाले से ना जाने क्या क्या ख्वाब उसने सजाए हुए थे कि उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा किसी काबिल बनाऊंगा, आज वो इन्हीं डकैतों की वजह से यतीमी का शिकार है। क्या कहते हैं उसके अहले खाना, आइए जानते हैं। नाज़रीन मेरे साथ अब्दुल हन्नान के भाई मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। मुझे बताएं क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मैं सुबह घर पे सो रहा था तो इतने में ये फायरिंग की आवाज़ सुनी। कितने बजे का वाक़या है ये तकरीबन 7:45 बजे का वाक़या है। सुबह 7:45 बजे का जी। तो मैं जैसे ही बाहर निकला तो मेरे भाई को गोली लगी हुई थी तकरीबन इसी स्पॉट पे। तो जब देखा तो उसका शदीद ज़ख्मी था। फिर मैं था, मेरे वालिद साहब थे और उसको गाड़ी में डाल के उधर हॉस्पिटल लेके गए। बस रास्ते में वो ज़ख्मियों की ताब ना लाते हुए चल बसा। फिर उधर अस्पताल में हम अब्बासी अस्पताल जैसे पहुँचे, फिर वहाँ पे डॉक्टरों ने कार्रवाई की और तकरीबन हमें 2 बजे तक फारिग कर दिया। नहीं है तो पहले आप इधर कतर करीब नहीं लेके गए? कतर लेके गए। कतर से उसने बोला कि भाई ये हमारा काम नहीं है, आप उधर लेके जाओ। उस वक्त तक वो जिंदा था, सांसें चल रही थी? कतर तक जिंदा नहीं था, रास्ते में चल बसा था। और अगर उस वक्त तक जिंदा होता तो कतर में ऐसा है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जा सके? तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लाजमी कुछ सहूलत तो होगी। उन्होंने कोशिश की? कोशिश की उन लोगों ने कोशिश की, लेकिन मुआयना करने के बाद उसने कहा कि भाई ये हमारे बस से बाहर है, इसको अब्बासी अस्पताल। गोली कहाँ लगी? गोली सीने पे लगी थी। ये सीने पे लगी थी, यहाँ से चीरती हुई कंधे से निकली। सही है। तो वो डकैत आया था, क्या हुआ था, उसने क्या मांगा था जो इन्होंने इतनी मज़ामत की? वो बकौले लोगों के और जो यानी शायद थे वो बता रहे थे कि इससे मोबाइल छीना। मोबाइल छीनने के बाद तकरीबन वो गली तक चले गए। फिर वापस आया और उससे मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मोटरसाइकिल पे उसने मज़ामत की, तब उसने गोली मारी उसको। सही। वो क्या काम करते थे हना? वो प्लास्टिक शॉपर का उस्ताद था। एक बच्चा मैंने देखा है। कितने बच्चे थे उनके? उनका सिर्फ एक ही बच्चा था। 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 5 साल का ये एक ही बच्चा था। बेवा है, उनका क्या हाल है? बस आप खुद समझती है उसके क्या हाल होगा। बड़ी जवानी में वो बेवा हो गई और वो डर एहसास की बीमार भी थी, गुर्दों की मरीज़ भी थी। वो ये अपना सिर्फ माँ बाप का इलाज करने और अपनी बेगम का इलाज करने के लिए काम करता था और सारी घर की जिम्मेदारी भी इसके ऊपर थी। आप लोग सब साथ रहते हैं? जी, हम साथ 2 भाई साथ रहते हैं। 2 भाई KPK में रहते हैं और एक भाई इधर नीचे मोहल्ले में। कितने अरसे से इस कराची शहर में रह रहे हैं? ये हमारी पैदाइश तो कराची की ही है। सही। हनान की पैदाइश भी कराची? हनान की पैदाइश गांव में हुई थी। वो हम लोग 1 साल 2 साल के लिए गए थे, उसकी वहाँ की पैदाइश है। तो वो कब से यहाँ कराची में रह रहा है? कराची में 2002 से हम लोग रह रहे हैं। नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि जब जो यहाँ पे ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने देखा कि हन्नान से इन्होंने पहले मोबाइल लिया, मोबाइल लेके गली के कोने तक चले गए। फिर उनके पता नहीं क्या उनको समझ में आई, क्योंकि वो 2 डकैत थे। वो वापस आए, वापस आके उससे मोटरसाइकिल छीनने लगे, जिस मोटरसाइकिल पर वो अपने काम की जगह पर जाता था ताकि रोज़ी रोटी कमा कर अपनी बीमार बीवी और माँ बाप का इलाज करा सके। जब उससे उस बाइक की चाबी मांगी गई तो उसने नहीं दी। मोबाइल तो उसने दे दिया लेकिन बाइक की चाबी नहीं दी। उन्होंने सोचा इतनी आसानी से मोबाइल दे दिया, उतनी आसानी से ये बाइक भी दे देगा, लेकिन जब नहीं दिया तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने उसे जब मज़ामत की तो उसने गोली चढ़ाई। अच्छा, गोली चलाकर वो क्या बाइक भी लेके फरार हो रहे थे या सिर्फ गोली चला के वो फिर भागने लगे? गोली चलाने के बाद जब मोहल्ले वालों ने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो इकट्ठा हो गए और बकौले मोहल्ले के कि फिर ये इधर बैठा रहा था कि कानून मेरा क्या कर लेगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकते, धमकियाँ उल्टी दे रहा था। ये डकैत? अच्छा, ये बैठा हुआ था, ये बाइक लेके फरार नहीं हुआ? नहीं, वो तो जब मेरा भाई मर गया वो भी कुछ असर हो गया होगा शायद उसके ऊपर भी, वो जा नहीं सका। बस फिर इधर आवाम पहुंच गई, गोली की आवाज़ सुन के लोग घरों से निकले और इनको पकड़ के इधर बांध लिया। फिर हम सही है। और वो जो दूसरा डकैत था वो फरार हो गया? वो फरार हो गया। फिर स्वयं वाले के बाद उस डाकू के साथी आए, इधर धमकियाँ दे रहे थे कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। क्या धमकियाँ दे रहे थे और कौन से साथी आए थे? उसके वो
पश्तो स्पीकिंग थे उसके। अब जो कौन उसके थे, साथ बैठा डकैती कर रहा था वो आया था या उसका शायद रिश्तेदार? वो आया हो, लेकिन अच्छा, दो हन्नान का बंदे। जब मोबाइल इन्होंने छीना था जी। तो वो मोबाइल उसी के हाथ में था जिस डकैत वो- को जलाया गया, या दूसरे वाले को देकर रवाना कर दिया था? वो मोबाइल उसी के इधर जब पब्लिक ने पकड़ा ना, उसी के हाथ में था, वो फिर गिर गया, टूटा यहीं हुआ रह था। गया। यहीं रह गया। सही। तो जब उसको पकड़ के पब्लिक ने बांधा पोल से, तो वो क्या कह रहा था? अब इतने टाइम में जब पब्लिक बांध रही थी तो हम लोग तो हॉस्पिटल उस भाई को लेके गए। आपने पकड़ा था उसको गिरेबान से? आपने कोई पकड़ उसको मारा नहीं, था? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये बोलने के बाद मैं सीधा हॉस्पिटल, मैंने बोला शायद खून की जरूरत पड़ जाए या सही कोई है, और यानी कि पड़ आप जाए। लोग तो यहाँ थे ही नहीं। नहीं, हम अपना खानदान वाले जितने भी थे वो सारे बाइकों पे बैठ के हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुए, क्योंकि उसका खून बहुत बह रहा था। तो हमने बोला खून वून दे देंगे, उसको किसी चीज का जरूरत कुछ होगा। आखिरी अल्फाज याद हैं उसके, उसने क्या कहे थे? उसके आखिरी अल्फाज तो मुझे सिर्फ यही याद थे कि ये इसी दिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, मुझे उठाने के लिए आया कि भैया उठो, मैं तेरे को हॉस्पिटल लेके जाऊँ। तो मैंने मना किया कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जा सकता। बस यही उसके नाज़रीन, कितना मुश्किल होता है अपना ना जाया, अपना सगा, अपना खून जो आपका एहसास कर रहा हो, ख्याल कर रहा हो, जो अपने भाई से कह रहा हो कि आइए आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। पता ही नहीं था कि कुछ लम्हों के बाद उसी भाई को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और इस हालत में ले जाना पड़ेगा। बस हम सिर्फ यही करेंगे कि भाई हमें सिक्योरिटी दी जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि वो बार बार आते हैं, ना दिन को पता होता है कि किस टाइम आएगा, ना रात को। उसका एक छोटा बेटा है, खुदा न खास्ता इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे फिर। सही है। और पुलिस आपके साथ ताबन कर रही है, पुलिस- इदारे क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, इदारे तो खैर नहीं आए, लेकिन ताने वाले हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इधर बैठे हुए भी, अभी भी बैठे हुए। सही। कितनी दफ़ा ये लोग आए हैं थ्रेट के लिए ये और उन्होंने तक- क्या धमकियाँ दी हैं? 2 दफा धमकियाँ दी है कि एक एक को मारूंगा, एक एक को जलाऊंगा। तो आप बोलते हैं ना हमारा तो खुद बंदा गया है, तो किससे कहें, हम किससे कहें? तो आप पहचानते हैं ये कौन लोग थे जो आए? वो जो धमकी- 2 आए थे, अगर वो सामने आ जाए तो मैं पहचान लूंगा। मैं कोशिश की नंबर नोट करने की, लेकिन इस उम्र में नजर का तकाजा भी ऐसा है कि सही है। पुलिस ने यहाँ पे कोई आसपास कोई कैमरास लगे हों, सीसीटीवी फुटेज नहीं निकलवाई? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये कैमरा लगा, वो भी जमाने से फैक्ट्री बंद है, खराब पड़ा हुआ है। सही है। जिस शख्स को जलाया गया, क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ये है कि इसने पापड़ वाले को भी नहीं छोड़ा है। इसी दिन बकौल लोग फिर दुआ पढ़ने आते थे ना, तो वो बता रहे थे। वो क्या बता रहे थे? वो यही बता रहे थे कि इससे पहले ये पीछे गली में 3-4 बंदों को लूटा, इसके बाद इधर एक पापड़ बेचने वाला था उसको लूटा, फिर इधर सुबह में, इसी दिन का वाक़या है, सुबह में ये रक्शे में माँ बेटा जा रहे थे हॉस्पिटल, उसकी माँ की तबीयत से, उससे भी गन पॉइंट पे इन लोगों ने पैसे छीने। जब कुछ बोला तो दूसरा साथी बोलते बोलो मारो, वो लड़का बता रहा था जिससे पैसे छीने थे, बोलते इसको भी मारो। बोलते ये अल्फाज सुन के मैं भाग गया, माँ और बेटा हम दोनों निकल गए, और जो हमारे साथ पैसे थे वो हमने दे दिए। ये फिर फातह पढ़ने के लिए जो लोग आ रहे थे वो बता रहे थे। ना तो हमने इसको पहले कभी देखा था, क्योंकि हम तो सुबह 6 बजे उठ के काम पे चले जाते थे। मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ बाहर की, तो उधर हम लोग जाते थे काम पे। हमारे मोहल्ले में इतना ज़्यादा उठना बैठना नहीं था, मतलब काम पे गया, रात को आया, सीधा घर चले गए। ऐसा ही हमारा भाई भी था। आप मोहल्ले में पूछ सकते हैं, लोगों से भी पूछ सकते हैं कि भाई वो कैसा बंदा था, कैसा बंदा नहीं था, सब आपको बता देंगे। सही है। नाज़रीन, इस हवाले से और भी लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ अब्दुल हन्नान के ससुर मौजूद हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है ये जानते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की जान थी, अल्लाह ने वापस ले ली, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला हुआ और फिर डकैत को पकड़ के जला दिया गया, आप इस पूरे मामले पर और अब्दुल हन्नान के कत्ल पर क्या कहेंगे? इंसाफ चाहिए, और जैसा हमारा जान गया, हमारा भतीजे का जान गया, हो सकता है ऐसा और लोगों का भी जाने गया होगा और किसी को भी नुकसान मिला होगा। और जो कुछ होना था उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन चलो जो जलाने का काम था वो सही नहीं था। बाकी जो कुछ था आवाम के हाथ में था, और जो कुछ उसके साथ किया आवाम ने किया, और अल्लाह ने बस यही शायद लिखा हुआ था उसके किस्मत में भी और हमारे किस्मत में भी। सही। वैसे अगर मैं पूछूं
कैसा दामाद था, किस तरह का था, क्या बेटी का ख्याल रखता था, कैसा इंसान जी था? हाँ, वो तो देखो बेटी ऐसा था कि समझो वो तो एक मरीज़ था, बीमार था कम से कम 3-4 साल से। उसका देखभाल करना, उसकी दवाई लेके आना, फिर उनके मज़दूर माँ बाप है उनका देखभाल करना, उनकी खिदमत करना। सुबह अपना काम पे जाता था, शाम को आता था घर से, फिर वो फालतू घूमने के लिए भी नहीं निकलता था, बस घर के अंदर ही होता था। एक काम पे जाता था और एक घर पे आता था। सही। तो अभी जब ये पूरा मामला हुआ तो आप तो वैसे ही दोहरे सदमे से गुजर रहे हैं। एक तरफ जवान बच्चा जान से गया और दूसरी तरफ जो है वो थ्रेट्स भी आ रही हैं, धमकियां भी आ रही हैं, और जिस तरीके से उस डकैत को जला दिया गया। जी जलाना तो नहीं चाहता, लेकिन जब आवाम ने ये काम हो गया आप तो उस वक्त शायद कहाँ थे जब ये पूरा वाकया हुआ? ये तो मैं चलाता हूँ टैक्सी, मैं तकरीबन 7 बजे घर से निकल गया था। सही, आप इस वक्त मौजूद नहीं फिर थे। मैं मौजूद नहीं था, फिर मैं वहाँ से अब्बासी हॉस्पिटल गया। वहाँ से जब गया वहाँ तो देखा तो वो मुर्दा हालत में पड़ा हुआ हमको मिला मुर्दा खाने में। फिर वहाँ पे हमने वो हॉस्पिटल वाले को पूछा भाई, उसने बोला भाई आप सब्र करो, पुलिस वाले आएंगे, इनका रिपोर्ट लिखेंगे। तकरीबन उसके दरमियान में 1.5 घंटा तकरीबन निकला जब पुलिस आई। फिर वो अपना कार्रवाई में लग गए। तो इस दौरान तकरीबन हम लोग को 2-3 बज गया। फिर हम लोग अपना मुर्दा को लेके ईदी पे गया। ईदी पे वहाँ उनको कफन वफन नहलाना धुलाना उनका बंदोबस्त किया। तकरीबन फिर मैं तक 5-5:30 बजे यहाँ पर वापस आया तो वो इधर सब कुछ जो मामला था ख़त्म हो गया था। तो ये जब आप यहाँ आए तो आपने यहाँ क्या मनाजिर देखे? बस यहाँ तो कोई मनाजर नहीं था। लोग जो थे वो डकैत भी उधर ही, उसका लाश आया था वहीं पे। मैं हॉस्पिटल भी था कि उसका लाश उधर ही आया। वो जलने की वजह से ही मरा? नहीं, वो जलने की वजह से नहीं मरा था। वो तो तकरीबन ऐसे लोग बता रहे हैं कि वो 1 मिनट भी उसके ऊपर आग नहीं लगा, बुझ गया। लेकिन बाद में जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर, वो उसी मारपीट से जो सही, यानी कि उसको उनको मारा जब था। उसको आग लगाई तो आग बुझ गई। आग फिर बुझ उसके गई। बाद उसको मारा पीटा गया। क्या पत्थर फिर- मारे गए, क्या किया गया? ये तो अभी जो जिसने देखा होगा वो बता सकते हैं, लेकिन शायद मारे गए होंगे। अब इतना सारा आवाम था कि ये दीवारों पे भी लोग बैठे हुए थे। गली में तो पैदल आने के लिए भी रास्ता अंदर नहीं था, इतने लोग जमा थे। उसकी फैमिली की तरफ से आप लोगों को कोई धमकियां दी जा रही हैं, क्या कहा जा रहा है? अभी तो ये हमको मालूम नहीं है कि उनकी फैमिली का वजह से हम लोग को धमकी आ रहा है या उनके डकैत साथी है जो हम लोग को धमकी दे रहे हैं। अभी तो ये बात सामने नहीं आया। किसी बेगुनाह के ऊपर हाथ उठाना भी नहीं चाहिए या उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। अभी ये हमको सही तरह मालूम नहीं है कि फैमिली की तरफ से ये धमकी हम लोगों को मिल रहा है या उनके साथियों की तरफ से मिल रहा है। सही है नाज़रीन, वैसे तो हम ये सुनते हैं हादसात होते हैं, फिर ये रिपोर्ट होते हैं, फिर FIR का इंदराज होता है, फिर पता नहीं शाज़ व नादिर कोई जो है वो मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं और फिर उन्हें कोई सज़ा होती है। लेकिन यहाँ पर तो यहीं पर जो उसने जुर्म किया, जुर्म के बाद, और वो ये बता रहे हैं, ये जो मेरे उनके भाई से बात हुई अब्दुल हन्नान के, तो उन्होंने बताया कि उसने उस दिन, जिस दिन ये अब्दुल हन्नान का मर्डर किया है, सिर्फ एक वारदात नहीं की थी, आगे पीछे से ये मुख्तलिफ वारदातें करते हुए आए थे। और यहाँ पर आने के बाद जब उसने गोली चलाई तो आवाम इतनी जमा हो चुकी थी कि आवाम ने उसे पकड़ लिया और फिर पोल से बांध दिया। उसके बाद आग लगा दी। जब आग बुझ गई तो उस पर तशद्दुद किया गया और वो जांबर नहीं हो सका। यहीं पे अदालत लग गई। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा जिसको उसने गोली मारी थी, तो मारने वाला जो मुल्ज़िम था वो भी हॉस्पिटल में ही था, वो भी जान से जा चुका था। इस हवाले से अब्दुल हन्नान के वालिद साहब का क्या कहना है ये जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ अब्दुल हन्नान के वालिद मौजूद हैं। क्या हुआ था उस दिन? मैं तो मस्जिद से जब आया तो ये चाय पी रहा था, मैं इसके साथ बैठ गया, चाय मैं पिया। फिर इसका 7:30 बजे 8 बजे ड्यूटी है, 7:30 बजे इधर से रोज़ निकलते। मेरे से हाथ भी मिलाया, मेरे को बोला अबू मैं जा रहा हूँ। मैंने बोला जाओ। मुझे क्या पता था इधर हंगामा हो रहा है। हंगामा मंगाना नहीं था, अचानक हो गया। ये जैसा निकला ना, ये लड़का इधर से आया और इधर ये शुरू हो गया। तो मैंने अपने लड़के को बोला था कि अगर तुमसे कोई मोबाइल मांगे या मोटरसाइकिल मांगे फ़ौरन दिया कर। इसने पता नहीं क्या क्या मेरे को। तो जब इधर शोर हो गया, हंगामा शुरू हो गया, तो बाद में मेरा घर वाले ने बोला तुम बाहर निकलो, कोई बच्चे लड़ाई करते हैं। मैंने बोला ये तो एक दिन ही है, रोज़ाना लड़ते हैं।
बच्चे या क्रिकेट में लड़ता है। खैर उसने बोला वो हंगामा ज़्यादा हो गया, तो मैं जब बाहर आया तो आदमी भी काफ़ी जमा हो गया। मैं जब देखा तो मेरा लड़का इधर उल्टा पड़ा हुआ था, इधर पड़ा हुआ था। मैंने बोला इसको क्या हो गया, इसने पत्थर मारा, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जो मैं जब उसको ऐसा कल्टी गया तो देखा तो इधर से गोली मारा था, इधर उसका गोली निकला था। मैंने बेटे से पूछा बेटा क्या हुआ क्या हुआ? गोली यहाँ से मारा था आज इधर से मारा, और इधर से निकला, इधर से निकला। अच्छा निकल भी गई, पार हो गई। ये दिल के ऊपर मारा। मैं इसको बहुत बात किया लेकिन मेरे से इसने बात नहीं की। मैंने फौरन बोला भाई एम्बुलेंस मंगवाओ, उसको अस्पताल लेके जाओ। एम्बुलेंस वाला बुला रहा था, नहीं आया। फिर हमारा पड़ोस है ये बलोच, इसने जब गाड़ी निकाला तो हम लोग ने उसको सरपाई से उठा के उसको गाड़ी निकाली। उतनी देर तक यहाँ क्या हो रहा था? उस दिन मुझे ये पता नहीं, मैंने पीछे नहीं देखा। मैं तो अपना बेटा बेटे के ऊपर हो गया। हमारा छोटा बेटा था, तो मैंने जब उसको उठाया गाड़ी में डाल दिया, वो हमारा भाई का लड़का भी मेरे साथ बैठा। हम लोग चला गया कतर अस्पताल वाले ने ले गया, बोलता अब्बासी में लेके जाओ। फिर उसके बाद अब्बासी में लेके गया। अब्बासी में तकरीबन हम लोगों को लेट हो गया। फिर अब पुलिस वाला बोलता आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो उसके बाद जो है ना वो अब्बासी के पास जब हम इधर वापस आया तो भाई का लड़के ने बोला कि अभी तुम ये बच्चों को लेके जाओ। उसका घरवाली भी आया था उधर, ये भी आया, इसको घरवाला लेकर, ये तो बहुत लंबा केस है। उतनी देर में अब्दुल हनान की बेगम भी आ गई थी हॉस्पिटल। हाँ उधर भी पहुंच गया था। क्या हालत थी उनकी? बस क्या करे, क्या कर सकता हूँ। तो उसको मैंने रिक्शे में बैठाया। हम लोग जब इधर पहुंचा, उनको आपने बता दिया था कि अब्दुल हनान अब इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ उसको पता था, इधर उसने देखा था, वो फौरन अस्पताल गया, वो उसके साथ आया, दूसरे गाड़ी पे आया। तो उसके बाद जो है ना हम लोग जब इधर पहुंचा तो ये जो लड़का मरा था ये भी पुलिस वाला ले गया। इधर पुलिस भी जमा था और रेंजर वाला भी था। ये गली भरा हुआ था, ये गली आवाम से भरा हुआ था, ये गली भरा हुआ था। फिर मुझे ये पता नहीं कि क्या हुआ, कैसा मारा, कैसा नहीं, दुनिया जमा था। ये तकरीबन भाई 1 महीने से इधर घूमता रहता है। गेम है, किसी से मोबाइल लेता था, किसी से पैसा लेता था। बस ये हमारा सोच था कि आज के दिन किस तरह पाए। सही। अच्छा आपके बेटे ने मोबाइल तो दे दिया था उसको? मोबाइल लेके गया था, फिर इधर से वापस आया। मोबाइल वो दूसरे लोगों से लिया। ये यहाँ तक गया था, जो हमारा लड़का उधर से निकला ना तो वो वापस आया, बोला ऐसे वो भी लेगा। बाइक भी? फिर लोगों ने पकड़ लिया। वो लोगों ने जो पकड़ा वो पिस्तौल को नीचे दबा रहा, वो ऊपर भेज रहा, वो नीचे दबा रहा। हमारा लड़का जब आया तो वो लड़के को इधर से पकड़ाया था, उठाया और उन्होंने गोली चलाया। ये मंजर मेरे को मालूम है, इससे आगे मेरे को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो जलाया गया डकैत जिसको मारा है उसकी तरफ से कोई धमकियां मिल रही हैं आपको? 2 लड़के आए इधर से, मैं और बेटा इधर ये सफाई कर रहा था, तो इसने बोला भाई वो लड़ाई इधर हुआ। मैं तो साइड में खड़ा था। इसने पूछा, इसने बोला हाँ भाई क्या बात है, दुआ के लिए आया तुमने? तो हमारा घर आ जाओ, बैठो दुआ माँ करो। नहीं हम लोग मालूमात कर रहा था। बोला वो इस खंबे के साथ लोगों ने बांधा था। तो बोला भाई हम लोग को पता नहीं है। फिर इधर से जो इधर गया ना, यहाँ से मोड़ के देखा, बोला अगर हमने किसी को देख लिया तो मैं इसी खंबे के साथ जितना भी लोग है सबको जलाए। तो बेटे ने उसको बोला इधर आओ, बाथरूम। वो एकदम किक लगा के भागा। इतना हुआ। फिर उसके बाद रात को 2-2:30 बजे आया था, 3 आदमी थे, वो लोग भी घूम रहा था, इधर देख रहा था, इधर देख रहा। फिर उसके बाद हम लोग ने पुलिस को इतला दिया कि भाई ऐसा लोग आते हैं, हम लोग को धमकियाँ देते हैं, ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद ये पुलिस जो है मुकर्रर कर दिया है। सही। अब क्या कह रही है पुलिस, क्या रही है आपसे? पुलिस क्या बोलेगा, पुलिस के साथ तो मेरा बात भी नहीं हुआ। ये लोग बात कराते क्या बात हुआ। आप क्या चाहते हैं? आपके बेटे को जिसने मारा वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, आपका तो इंसाफ कुदरत ने खुद ब खुद ही लिख दिया। मुतमईन है आप इस चीज से, या आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते, क्या करें हम लोग। अगर 10 आदमी को मारेगा, हमारा बेटा वापस नहीं वापस आएगा तो फिर क्या करे। बाकी और लफड़ा ज़्यादा होगा, अल्लाह को जो मुकर्रर था वो हो गया। भी क्या करते हनान ये चाहता है कि पुलिस वाला जो है तहकीकात करे, जो दूसरा इसके साथ आदमी है ना वो भाग गया।
वो मोबाइल सारा पैसा वो लेके गया। भाई उसको पकड़ो, हमारे पीछे क्यों घूमते हो? मेरी जो आपके बेटे से बात हुई, उन्होंने बताया कि नाना आपका बहुत ख्याल रखता था, दवाइयाँ लाता था, इलाज करवा रहा था, क्या कहेंगे इस हवाले से? घर वाली बीमार है, घुटनों का बीमारी है, ये कम से कम 6 या 7 महीने बेहोश पड़ा था, तो बहुत इलाज कराया ये सिविल अस्पताल में। फिर इसके बाद होश में जब आया, फिर इसका इलाज शुरू किया, वो कोरोना चालू हो गया, बोलता हम लोग कोरोना में जमा करें, तो हम लोगों ने बोला भाई हम लोग कोरोना नहीं करता, हम लोग घर लेके जाए। बोला तुम लोग बीमार हो जाएगा, हमने बोला ये बीमार है हम लोग। सही है, तो अब आपको क्या लगता है हन्नान के बाद अब आप का ख्याल और उनकी बेगम का ख्याल कौन रखेगा? बस हम लोग रखेगा और कौन रखेगा? क्या करें? ये जो अवाम ने मुश्तइल होकर डकैत को पकड़कर जलाया, उस हवाले से क्या कहेंगे? मैंने तो आपको पहला बोला कि बड़े मेरे को पता नहीं चला कि जला। नहीं, उस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या ये सही हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं तो होना चाहिए, लेकिन ये एक वाकया थोड़ी है, ये कई दफा ये वाकया हुआ है। इसका पुलिस वाले क्यों गौर नहीं करता है? पुलिस वाले तो आवाम को भी गौर करना चाहिए ना। ये तो डाकू को मदद करता है, हमारा मदद नहीं करता है। हमारा बेटे को कोई पूछता नहीं है, उसका खबरें रोज आते हैं, हमारा बेटा ऐसा था। एक दफ़ा उसका रिपोर्ट आया, उधर उसने मस्जिद में ऐलान किया कि मैंने 3 साल हो गए अपना बेटे को भगाया था। फिर दूसरा रिपोर्ट आया, बोला ये तो घर में सोया था, उसका दोस्त लोग आया। सही है, जो डकैत मरा है उसके बाप की बात कर रहे हैं आप, उसके बाप के बयानात की बात कर रहे हैं। तो बोला उसका दोस्त आया, वो उसको जबरदस्ती लेके गया। तीसरा रिपोर्ट आया कि हमारा बेटा तो बादशाह था, लाखों कमाता था, ऐसा था ऐसा था ऐसा था। नाज़रीन, इस वक्त हम औरंगी टाउन थाने में मौजूद हैं। इस केस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे जो SHO थे यूसुफ महर साहब, उनको मुअत्तल कर दिया गया है और अब एक दूसरे SHO ने चार्ज संभाला है और हमें ये बताया जा रहा है कि वो डकैतों की ही तलाश में और उसी पर वर्किंग करने के लिए बाहर गए हुए हैं और उनको अपने सीनियर अफसरान से इजाज़त नहीं है मीडिया पे बात करने की। हम भी उनके काम में रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन इस केस की ताज़ा तरीन अपडेट पुलिस के पास ये है कि उन्होंने जो तमाम जो ये डकैत थे इनका सुराग लगा लिया, यानी कि जो डकैत जलाया गया जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि जब उसे आग लगाई गई तो आग बुझ चुकी थी और उसके बाद उस पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो जान की बाजी हार गया। तो उसके साथ जो उसका साथी था उसकी तलाश कर ली गई है और ये पूरी चेन है, इस पूरी चेन के खिलाफ जो है वो पुलिस ने कमर कस ली है और उनकी तमाम इंफॉर्मेशन इनके पास आ गई है। जल्द अनकरीब जो है वो इन तमाम मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लेंगे और दुआ तो यही है कि इस तरह के अंजाम के बाद इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इस वक्त इस वाक़े के बाद इलाके में एक अजीब सा खौफ व हिरास है और इस खौफ व हिरास की वजह से जो आवाम है वो तो जिन्होंने जलाया वो भी परेशान है, यानी खौफ व हिरास ऐसा है कि जो रहने वाले हैं वो भी परेशान है और डकैती की वारदातों में, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में बहुत हद तक कमी आई है, बल्कि केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। नाज़रीन, इस केस का जो दूसरा रुख है जिसमें साजिद जरी जो डकैत हलाक हुआ है, उनकी जो लॉयर हैं बुशरा मेमन, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि औरंगी टाउन में आप जिस मुल्ज़िम का दिफा कर रही हैं उसने न सिर्फ डकैती के दौरान एक शहरी को गोली मारकर एक खानदान की खुशियाँ छीनी, बल्कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस दिन 4 से 5 वारदातें भी की। मोबाइल छीना, दोबारा वापस आकर हन्नान से मोटरसाइकिल छीनने लगा और मज़ाहमत पर गोली चला दी। ऐसे में सवाल ये है सिस्टम पर कि जब इस तरीके से लोग जराइम करते हैं और फिर वो गिरफ्तार होते हैं और फिर दोबारा रिहा हो जाते हैं तो कानून शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम दिखाई देता है और आवाम खुद को गैर महफूज महसूस करती है। तो क्या इस तमाम सूरत हाल में आवाम के शदीद रद्द अमल की असल जिम्मेदारी सिर्फ वो मुश्तइल हुजूम है या वो निज़ाम भी कसूरवार है जो ऐसे मुल्ज़िमान को बार बार सड़कों पर ले आता है? और क्या आप ये तस्लीम करती हैं कि अगर कानून बरवक्त और मौसर होता तो ना ही एक शहरी जान गंवाता और ना माशरा इस हद तक बेचैन होकर अपनी अदालत लगाने पर मजबूर होता? क्या कहती हैं इस हवाले से? आपको सुनवाते हैं। अच्छा, मेरा कहना ये है कि जब मैंने ये फुटेज देखी जो चल रही थी वीडियो, तो वहाँ पर जो है उसे ज़िंदा जलाया जा रहा था और काफ़ी मॉब था, वो उसको जलते हुए देख रहे थे और इस तरह की आवाज़ें आ रही थी कि भाई मतलब मिट्टी का तेल वगैरह कुछ इस तरह की आवाज़ें वहाँ से आ रही थी। आया कि वो डकैत भी है तो क्या मेरी जो है वो लोगों से ये एक सवाल है
कि इंसान को इस तरह से जला के मारना हमने कहाँ से, मतलब ये तो एक जंगल का कानून तो नहीं है। हमारे पास जो है वो पुलिस भी है, अदालतें भी हैं। आप कहते हैं कि पुलिस जो है वो आपको इंसाफ नहीं देती, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए और इंसाफ मिलता है, ज़रूर मिलता है। अगर वो डकैत भी है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसे जला के मारने का हक़ है। देखिए इसमें कसूरवार में हाँ हम खुद को भी, क्योंकि हमारे अंदर से बर्दाश्त ख़त्म हो गया है। और दूसरा जो है वो हमारी लोकल पुलिस भी है कि अगर इलाके में कोई क्राइम हो रहा है तो पुलिस को क्यों नहीं पता चल रहा। और जब ये इंसिडेंट हो रहा था वहाँ पे पुलिस भी मौजूद है और आप एक इंसान को जलते हुए देख रहे हो। अगर वो डकैत है तो डेफिनेट सी बात है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होगा। पुलिस को जो है वो उसको पकड़ना चाहिए था और फिर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। किसी भी लॉ में ये नहीं है कि हम किसी इंसान को जला के मार दें। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस के हाथ में है ना, लैकनेस होती है तभी तो हमारी अदालतों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वही बात है कि वकील भी अपने एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है और जज साहब भी जो है वो फाइल में जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसी के हिसाब से वो डिसीजन दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक संगीन इशारा है कि माशरा किस सिमत बढ़ रहा है। क्या आवाम का ये गुस्सा बढ़ते जराइम का फितरी रद्द-ए-अमल है या फिर ये एक ऐसा खतरनाक रुझान बनता जा रहा है जो आगे चलकर मज़ीद लाक़ानूनियत, तशद्दुद और हुजूम के हाथों फैसलों को जन्म देगा। क्या माशरा खुद ऐसी राह पर चल पड़ा है जहां कानून कमज़ोर और जज्बात ताकतवर हो गए हैं? मगर सवाल ये है कि आवाम का कानून पर एतमाद यूं ही कमज़ोर पड़ता रहा तो कल को इंसाफ कौन करेगा, अदालतें या मुस्तइल हुजूम? अगर आवाम इसी तरह खुद इंसाफ करने लगी तो कल को हकीकी कानून और अदालतें किसके लिए रह जाएंगी? जबकि लूट मार की बढ़ती वारदातों से परेशान आवाम आखिर कब तक डकैतों के हाथों अपनी जानें गंवाते रहेंगे? रोज़ाना किसी न किसी घर से जनाजा उठ रहा है और हर वाक़या माशरती बेचैनी और खौफ की फ़ज़ा को मज़ीद गहरा कर रहा है। शहरी अपनी हिफाजत के लिए खौफज़दा है और ये सूरत हाल बता रही है कि अगर कानून की हुक्मरानी मजबूत ना हुई तो माशरा खुद इंसाफ के नाम पर मज़ीद खूनरेज़ी की तरफ बढ़ सकता है। याद रखें, बर्दाश्त एक दिन ख़त्म होकर बगावत की जानिब बढ़ने लगती है, जिसे रोकना सबसे अहम है, क्योंकि ज़ाहिर हर चीज़ नहीं बताता और सच हमेशा नज़र नहीं आता। सनत फैसल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए राज, नई कहानी और नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।